आज इस देश के अंदर एक वर्ग है राहुल गांधी एंड सन्स, वो एक युवाओं को, जेनजी को चाहता है किसी प्रकार से विरोध करे। उसको लगता है जेनजी आएगा विरोध करेगा। ये जो है जैसे नेपाल में हुआ, दूसरे देशों में वो उसकी परिणति यहाँ पर होगी। ये हिंदुस्तान का है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये जाहिल किस्म के नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा जुड़ने का मौका मिले तो आपका यस होगा, नो होगा, क्या होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, था रहूंगा। जो अमित शाह जी मेरी तारीफ कर रहे थे कुछ दिन पहले, और उनको जब ये निर्णय लिया होगा, उनके मन पे क्या बीती, सोचो ना। दिल्ली के अंदर रामनवमी का जुलूस निकला, पत्थरबाजी हुई, चाकूबाजी हुई। एक कबाड़ी का काम करने वाला अंसार, उस कबाड़ी के काम करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील थे जिसे समय लेने के लिए आपको और हमको अपना मकान बेचना पड़ जाए। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो मैं दावे से कहता हूं कि आज और वरना आने वाले और 10 साल, 36 तक, 26 तक चला, 36 तक सब लोग कलमा पढ़ रहे हो, ये हालत हो जाती देश। लेकिन मेरे हृदय से आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को निकाल सकते हो क्या? इस देश में कांग्रेस ने कोड की तरह 370 दिया था, धारा 370। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में रहते हुए अमित शाह ने उसको एक क्षण में हटा दिया। नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा सोनी। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म से पॉलिटिक्स का सफर तय किया है। बहुत ही शानदार उनका ये सफर रहा है। हालांकि हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की उन्होंने चुनौतियों को फेस किया है और आगे वो क्या करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस पॉडकास्ट में। तो चलिए सब मिलकर पहले हम स्वागत करते हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल नवीन जी मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने पहले जर्नलिज्म किया, देन उसके बाद पॉलिटिक्स में आप आए, तो आपका ये जो सफर रहा है वो कैसा रहा, जर्नलिज्म से ठीक उसके बाद पॉलिटिक्स में आना? मैंने करीब 3 डेकेड्स मीडिया में पहले काम किया, 30 वर्ष के आसपास। और वर्ष 2003 के आसपास, 2003 में, क्योंकि मैं बाल काले स्वयंसेवक था तो हमारे चर्चा होती रहती थी। तो 2003 में इस प्रकार की बहुत अधिक चर्चाएं हुई कि देश की राजनीति में अब इंजीनियर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट या और एक पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, ताकि जो है राजनीति का स्वरूप बदल सके। जिस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति हम देखा करते थे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला था, दूर मत जाइए, कहीं अतीक अहमद हो गया या फिर ये मुख्तार अंसारी हो गया या फिर ये आजम खां हो गया, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके नाम से पूरा स्टेट कापा करता था। जहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यहाँ के सीईओ हुआ करते थे, जो अथॉरिटी के सीईओ से, मैं यमुना एक्सप्रेसवे और ये नोएडा अथॉरिटी और नोएडा एक्सटेंशन जो बड़ा है, ग्रेटर नोएडा, इन तीनों को मिलाकर के एक ही अथॉरिटी थी। उसका फोन नहीं उठाया अतीक अहमद का, तो वो जाते जाते 10-15 गाड़ी लेकर उनके घर पहुंच गए, उनके परिवार के सभी सदस्यों को मारा पीटा, इतना मारा अधमरा कर दिया सबको, और कह के गए कि मेरा फोन उठा करके बताना कि मैं आया था, उनको अतीक अहमद को फोन करेंगे तुम्हारे पति। और वो जो सीईओ थे वो अपनी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए। देखिए विडंबना क्या थी, क्योंकि अपराधी का इतना अधिक बोलबाला था। बिल्कुल। और उसने फोन किया चीफ, उससे मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, उनको फोन किया, साहब मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ और मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहा, तो आम आदमी क्या करेंगे? उन्होंने बाद में धीरे से कहा, अच्छा छोड़ो यार, जाने दो, भूल जाओ, कह के फोन रख दिया। मतलब बताइए आप, जो ऐसी स्थिति हम जर्नलिस्ट से हम देखा करते थे, तो हमें लगता था यार ये किस राजनीति किस दिशा में जा रही है। यही लोग हमारे देश का कानून बनाएंगे, यही लोग देश में आने के बाद सत्ता को चलाएंगे, और इन्हीं के अनुसार सब सिस्टम अगर गवर्न होगा तो हम कहाँ जाएंगे? कितने दिन तक ये स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी कितने दिन तक जीवित रहेगी? इस पर बहुत चर्चा हुआ करती थी। वो जो 2001 के बाद का समय था, पार्लियामेंट एक्ट के बाद, इस प्रकार की चर्चा बहुत हुआ करती थी। तो हमारे भी कई वरिष्ठ थे जो हम परिवार के सदस्यों में जाया करते, उन्होंने कहा कि बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट ये सब नहीं आएंगे तो राजनीति किस दिशा में जाएगी? तो ऐसी दिशा में ये सब सोच करके हमने 2003 में सोचा कि ठीक है, हम भी चुनाव में उतर करके देखते हैं। तो 2003 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी से। जी।
डॉक्टर अशोक वालिया के सामने गीता कॉलोनी विधानसभा होती थी। उससे पहले अकाली दल लड़ता था तो उस सीट पे बहुत कम वोट मिलते थे, बट हमने बहुत 400 गुना ज्यादा वोट लिया, फिर भी कुछ वोटों से हम हार गए उस चुनाव में। तो इसलिए हम उस समय उसके बाद फिर राजनीति में आ गए। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर जर्नलिस्ट हैं, या शिक्षक, सिविल सर्विसेज के लोग हैं, सबको राजनीति कभी ना कभी ज्वाइन करनी चाहिए ताकि एक दिशा स्वच्छता के लिए, हाँ। एक शुचिता के लिए, स्वच्छता के लिए, देश को अच्छी दिशा देने के लिए आप अगर कानून बनाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी तो हो। आज केंद्र सरकार में कितने सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम पास किए हैं, अव्वल दर्जे से पास किए हैं, बड़ी सिचुएशन में पहुंचे हैं, और आज जब वो बात करते हैं तो उनके बाद में समझ में आता है कि इस दिशा में देश को लेके जाना है। बिल्कुल, वो समझते हैं इतने समय सर्विस करने के बाद। तो ऐसी हर क्षेत्र के लोग अगर आएंगे तो मैं समझता हूँ राजनीति का भविष्य अच्छा होगा। अगर क्रिमिनली आएंगे तो वो यही करेंगे जो अतीक करता था, या उनके मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बनेंगे तो भी करते थे। हमारे सारे रॉ के जितने ऑफिसर्स थे उनको पाकिस्तान में मरवा दिया ना उन्होंने, 1500 लोगों को मरवा दिया। बताइए, रॉ का अफसर आसान तैयार होना, दूसरे देश में जाकर के देश के लिए सेवा करना आसान बात नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने सबको मरवा दिया। तो इसलिए राजनीति में अच्छे लोग होते तो सब जीवित रहते, अपना देश मजबूत होता। तो अच्छे लोगों का होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नवीन जी, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्या आपको लगा ऐसा कि मुझे ये पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, ये सवाल तो ऐसे बड़ा सटीक साहब ने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों। कांग्रेस को मैंने बहुत लंबे समय तक देखा है क्योंकि सत्ता में वही थी। जब ईरान इराक का युद्ध हो गया और ऑयल का क्राइसिस हो गया, तब क्या हुआ हमारे देश में? हमारी सरकार ने देश में ऑयल रिजर्व के बारे में नहीं सोचा। ऑयल लेने के लिए पैसा नहीं था, खर्च कर चुके थे, बहुत सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी जी ने तो खुद मंच पे कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे रिश्वत में खाया जाता है ऊपर से नीचे तक। जब देश का प्रधानमंत्री मान रहा हो कि 85% रिश्वतखोरी है 100 में से, तो बचा क्या? तो खजाने खाली हो गए थे। तब भी भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती थी और राष्ट्र की बात करती थी। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं सदस्य हूं, तो उसमें व्यक्ति निर्माण की बात करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम तुम्हारे को सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, संतरी बनाएंगे, XYZ, कभी नहीं कहा। वो व्यक्ति की बात करते थे, राष्ट्र की बात करते थे। हम लोग ने यही सीखा। हम लोग घर से खाना बना करके लेकर के जाया करते थे, काम करते थे, अपना खाना खाते थे। जब राजनीतिक क्षेत्र के लिए काम करते थे, बेशक हम किसी जगह पे जो नौकरी करते हो, तो रात को अगर पोस्टर भी लगाते थे, उस समय पोस्टर खुद ही लगाया करता था कार्यकर्ता। तो घर से बाल्टी में लही बना करके लेके जाया करते थे, चिपकाने के लिए सीढ़ी लेके जाते थे, उसको लगाते थे। रात को आते थे, ठंडा वंडा जो भी फ्रिज में रखा हो खाना वाना वो बना करके खा करके सो जाया करते थे। सुबह फिर अपने काम पे चले जाते थे बिना पैसे लिए। तो जो ये भावना है ना, संघ के आप वर्ग में जाएंगे तो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, वो अपने 5 बर्तन लेके जाता है, अपना बिस्तर लेके जाता है, खुद बिस्तर लगाता है, खुद खाना खाता है, बर्तन खुद धोता है, साफ करता है, रखता है, और सेवा करता है खाना बनाने के लिए भी, रसोई में भी। तो ये संघ में तो सीखा जा सकता है। तो मुझे दूसरी जगह नहीं मिला सीखने के लिए। उन्होंने जब ऑयल लिया तो 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया भारत को। 3.25 लाख करोड़, कितनी जीरो उसके अंदर आई होंगी, मैं आज भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ, एक आम आदमी नहीं लगा सकता। बिल्कुल। और वो मोदी सरकार ने करके चुका है। तो इसलिए लगता है कि जो राष्ट्र की बात करता हो उसको उस सत्ता में जाना चाहिए। मलियाना कांड हुआ, मैंने कवर किया था, आपको याद होगा। मलियाना के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, बहुत बड़ा चर्चाओं में था, मनोहर कहानियां बड़ी बड़ी लिखी गई, कमेटी बनी, 7 लोगों की कमेटी कांग्रेस ने बनाई मंत्रियों की जांच करने के लिए दंगे की, और रिपोर्ट आई और आने के बाद बोले सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा दे दो। क्यों भैया, सबको क्यों नहीं दिया गया? दंगे में जो लोग, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल सबको एक समान थे ना, सबको देना चाहिए था ना। ये जो इम्पीचमेंट की राजनीति शुरू होती है ना, इससे कष्ट होता था। लगता था क्या है, देश का प्रधानमंत्री कहे कि पहला संसाधन पे हक मुसलमानों का, क्यों, सबका क्यों नहीं, गरीब का क्यों नहीं, कोई भी गरीब उसका क्यों नहीं। जब ये सब बातें होती थी तब मन करता था कि ये पॉलिटिकल पार्टियां केवल अपने आप को
सत्ता में बने रहने के लिए, जब तक सत्ता में रह का भोग सुख भोगना चाहती हैं तब तक रहना चाहती हैं, देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसी इस पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहिए। या फिर ये जो मुंबई ब्लास्ट हुए जी, मुंबई ब्लास्ट के बाद पोटा कानून लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। इसको हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसदों को ब्रीफिंग कौन देता था? मेनन मंडू, जो टेररिस्ट थे, वो आकर के उसके घर में ब्रीफ करते थे कि भाई आपको कल पोटा के खिलाफ ये बोलना है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद वो बोला करते थे। देश में आतंकवाद के खिलाफ अगर कानून मजबूत होना चाहिए, लेकिन पहली सरकार ऐसी देखी जो पोटा कानून हटा दिया। झुक गई, झुकी नहीं, खत्म कर दिया। देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना ही बंद कर दिया। पोटा में जितने केस रजिस्टर्ड हुए सब जीरो हो गए, सब लोग बरी हो गए आतंकवादी। तो ऐसी सरकार के साथ कैसे जा सकते हैं? और हम जैसे लोग कैसे जा सकते हैं? हमने 30 वर्ष मीडिया में काम किया ना जी, अपनी आंखों से देखा ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आपने ऑयल क्राइसिस की बात की, आपने उस समय की बात बताई, आज भी क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को परेशान किया हुआ है। हालांकि ईरान भी ऐसा है कि वो लगातार पलटवार कर रहा है। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि ईरान हमारे सामने है, हमसे बातचीत कर रहा है, वो चाहता है कि ये युद्ध रुके और कुछ समझौते वो करना चाहता है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको क्या लगता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? वो ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, या यहाँ पर इजराइल और अमेरिका का कोई गेम है? उसके बाद हम ऑयल क्राइसिस पर भी बात करेंगे। देखिए, ट्रंप तो क्रेडिबल व्यक्ति नहीं है। वो जो है प्रतिदिन अगर उनका एवरेज निकालो तो लगता है 7 से 8 झूठ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बोलते हैं प्रतिदिन, जब तक वो सत्ता में रहे, पहले भी और अभी भी। तो अब तक जितना झूठ वो बोल चुके हैं उतना कोई और नहीं बोला होगा। उनकी बात का विश्वास वहां के लोग नहीं करते। हाँ, हमारे यहाँ के कुछ नेता करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ के कुछ नेताओं को करने का शौक है, और वो इसलिए शौक है क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। उनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता था, एक बच्चा जो है अपने घर से इंग्लिश के पेपर की तैयारी करके गया। एग्जाम मैथ का था। टीचर ने कहा कि यार भाई मैथ का एग्जाम है, हम तो मैथ पर बात करेंगे, आप इंग्लिश का पेपर कैसे ले ले? कहता मेरी माँ ने तो यही बताया, मैं तो एग्जाम इंग्लिश का ही दूंगा आज। वो राहुल गांधी है। पार्लियामेंट पे क्या बोलना है, कब बोलना है, किस विषय पे बोलना है, वो उस पर बात नहीं करते। वो बात वो करते हैं जो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो ये उनको पसंद कौन आएगा? ट्रंप जैसा व्यक्ति, अनक्रेडिबल व्यक्ति पसंद आएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों पर हमें चर्चा करनी नहीं चाहिए। ये बड़े स्तर के मामले हैं। हमारे कहने पे ट्रंप ने युद्ध नहीं किया। ईरान ने हमसे सलाह लेकर के कोई काम कर नहीं रहा। इजराइल हमसे हमारी कोई इस प्रकार की बातचीत नहीं है कि हम उसे कोई एडवाइस कर रहे हो। अब लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर युद्ध से पहले गए। ये समझ में आना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी प्रोग्राम एक दिन पहले नहीं बनता है। उनका शेड्यूल 6 महीने, 8 महीने, 10-10 महीने पहले तय होता है। केवल भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, पाकिस्तान को छोड़ दो, विश्व के अधिकांश बड़े देशों का, विकसित देशों के प्रधानमंत्रियों का भी उनका शेड्यूल जो है पहले साल भर पहले आता है कि 1 साल के बाद ये वहां जाएंगे, अगली 26 जनवरी को भारत में आएंगे। ये पहले से पता चलता है, करीब 10 महीने पहले, 11 महीने। उस हिसाब से सिक्योरिटी और उसी हिसाब से सारी तैयारियां होती हैं। अब उसने कोई ये तो तय कर नहीं रखा कि हाँ ये जाएंगे तो मैं युद्ध करूंगा, उनसे पेपर साइन कराना, परमिशन लेनी मोदी जी से। ऐसा तो किया नहीं ना इजराइल ने। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, परेशानी है। मुझे याद है कि 2007 में कांग्रेस की सरकार ने आदेश दिया था। 2007 में कांग्रेस की सरकार ने आदेश दिया था कि शाम को 8 से 9 हर आदमी अपने घर की 1 घंटा बिजली बंद रखेगा। आपको याद होगा 2007 में ऐसा आदेश आया था। इस सरकार ने आदेश नहीं दिया अभी तक। लेकिन जागरूक नागरिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं आपके माध्यम से कि हमको अगर आवश्यकता नहीं है शाम के समय में, तो अपने घर की जो अनावश्यक बिजलियां जल रही हैं वो बंद कर देनी चाहिए। 60 साल में कांग्रेस ने रिन्यूएबल एनर्जी में 3 गीगा मेगावाट की उत्पादन किया था 60 वर्षों में। 10 वर्षों में मोदी ने 140 गीगा मेगावाट के उत्पादन तक ले गए। देश के अंदर एलईडी क्रांति लिया है। स्टूडियो में भी आपके पहले पोटा लाइट बड़ी बड़ी चला करती थी, वह सीधी सीधी, आजकल सॉफ्ट लाइट चलती हैं, आधा रह गया खर्चा।
बिजली की बचत होने लगी। एसी जो है आजकल पावर सेविंग एसी आ गए, फ्रिज आ गए, तो हम उस तरफ चले गए और उसको भी कहते हैं बचाना चाहिए। लेकिन अभी इस समय जो ऑयल क्राइसिस को लेकर, गैस क्राइसिस जो चल रहा है उसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहाँ पर फेल हो गई है और ऐसे डराया जा रहा है लोगों को, इसलिए पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लाइन लग रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पर लोग पैनिक हो रहे हैं बेवजह? अभी इंडिया के पास पर्याप्त स्टॉक है क्योंकि 60 दिन की बात तो सरकार कर रही है, हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम आराम से अपने दिन निकाल सकते हैं, चाहे युद्ध कितना भी जाए, कितना भी लंबा देखिए वर्षा जी, क्राइसिस तो पूरे विश्व में है। 112 देशों ने नई गाइडलाइन जारी करी है, आपने देखा होगा। 112 देशों ने वो गाइडलाइन क्या जारी करी है, सबने देखा है कि भाई 4 डेज वर्किंग रहेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम रहेगा, स्कूल लगातार घर से चलाइए, घर से वर्क फ्रॉम क्या कहते हैं ऑनलाइन स्कूल चलेंगे, बसें नहीं चलेंगी, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, 8 बजे के बाद लाइटें बंद रहेंगी, सरकारी लाइटें बंद हो जाएंगी, सरकारी जो है गाड़ियां वो नहीं चलेंगी मार्केट रोड के ऊपर, उनकी तादाद कम कर दी गई। 112 देशों ने किया, भारत ने नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस पूरे विश्व में है जी। हमको समझना है। अच्छा ये बताइए, अभी खबरों में देखा है उत्तर प्रदेश में अभी हाल में लगभग 4,815 जगह रेड मारी गई है। 4,815 जगह पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें एलपीजी के सिलेंडर मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल साहब के यहाँ पर 615 सिलेंडर मिले, दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता के यहाँ 82 सिलेंडर मिले, कांग्रेस के नेता के यहाँ जो है 362 सिलेंडर मिले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 नेता पकड़े गए जिनके यहाँ ऐसी एलपीजी की चोरी के सिलेंडर मिले, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया, वो जेल चले गए। लेकिन क्या उन पॉलिटिकल पार्टियां जो दिन भर अपना गाल बजा रही हैं उनको लगा नहीं कि उन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दे, एक एग्जाम्पल सेट करें? अरे कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी वालों को चाहिए अगर भाजपा के लोग भी कर रहे हैं तो उनको पकड़ करके सामने लेकर के आए, लेकिन अगर उनके खुद के कर रहे हैं, उनके खुद के लोग पकड़े गए हैं, उन पे भी कार्रवाई नहीं कर रहे। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रही है और देखिए पंजाब में क्या है, वो राजस्थान से भी गैस ले रहा है, चंडीगढ़ से भी गैस ले रहा है, हरियाणा से भी ले रहा है और वहां पे एक केस रजिस्टर्ड नहीं होता पंजाब में। कालाबाजारी नहीं हो रही पंजाब के अंदर। अच्छा क्राइसिस हुआ कहां से शुरू? कांग्रेस रूल स्टेटों से शुरू हुआ और किसी से नहीं हुआ। अफवाह कहां से फैली? वहीं से फैली और कहीं से नहीं फैली। इस समस्या से निपटने के लिए हमको भी थोड़ा सजग होने की आवश्यकता है, हमको भी बचत करने की जरूरत है। अनावश्यक हम ईंधन की खपत ना करें। हमारे देश में पीएनजी और सीएनजी दोनों हम उत्पाद कर रहे हैं, डिपेंड नहीं है किसी पे। लोगों के घरों में मैक्सिमम गैस की पाइपलाइन से कनेक्शन जा रहा है। जो पाइपलाइन से कनेक्शन जा रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, कम यूज करें अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं, इंडस्ट्री में लगवाएं, तो हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे। इथेनॉल हम देश में 20% अपना दे रहे हैं, हम ही लोग इथेनॉल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सबके पास जा रहा है। हमारे पास हम जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, ऐसे हमने बिजली के बहुत सारे पावर प्लांट लगाए। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशन हमारे को अधिक लगाने चाहिए, ये बात सही है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्टेशन लगे ताकि चार्जिंग स्टेशन लगे, लोग ज्यादा उसका उपयोग करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करेंगे तो ईंधन पे कम जाएंगे। ये सरकार सोच रही है, कर रही है, इसलिए तो मन करता है ना भाजपा के खिलाफ, और कहां जाए को दिखता ही नहीं दूर दूर तक। मुझे आप बता दीजिए। यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी बेवजह के पैनिक ना हो, नहीं होना चाहिए, और चीजों को पहले समझें, क्योंकि कभी भी कोई बयान आता है तो फिर उसके बाद ऐसे पैनिक हो जाते हैं। इसी वजह से तो लगातार कुछ समझाने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी के द्वारा संसद में भी कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उसे लोग अलग तरीके से लेकर पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगा लेते हैं। खैर हम तो यही निवेदन करेंगे कि इस तरह से पैनिक ना हो। और अभी हैदराबाद में एक व्यक्ति, मैंने आज अभी उसका ट्वीट किया है, एक्स पे पोस्ट किया है, वो कहता है आज ही क्या, वो कहता है 50 रुपए का मात्र पेट्रोल डला रहा है। वो कह रहा है भारत माँ की जय नहीं बोलना, मैं उनको 50 रुपए का फ्री पेट्रोल डलाऊंगा, लोग लाइन में लगे हैं। किस लिए? अच्छा। ये क्या है? फिर कहते हैं कि मैं ऐसा बोल देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप ऐसा कर्म करो इसलिए बोलना पड़ता है। ये गलत है। लोगों में पैनिक फैलाना, अफवाह फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, यही काम है क्या? विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं जर्नलिज्म में था, सुषमा जी भाषण दे रही थी लोकसभा में, विपक्ष की राज्यसभा में नेता थी। उन्होंने कहा कि देश में चीनी का आयात और निर्यात दोनों एक साथ हो रहे हैं,
और हम 17 रुपए चीनी दे रहे हैं और 38 रुपए चीनी ले रहे हैं। और एक समय एक पोर्ट पे स्थिति यह है कि 30 लाख टन हमारा जाने वाला है और 15 लाख टन आया हुआ है। बताइए, हम 17 दे के 38 खरीद रहे हैं, क्यों भाई? आप जब ऐसी बात करोगे सरकार दबाव में आएगी, एक्सपोज होगी। लेकिन ये सरकार ऐसा कर ही नहीं रही ना, तो एक्सपोज क्या करेगी? झूठा दूसरे का बस्ता लाओ और ला करके फेंक दो। ये काम कर रहे हैं कुछ भी। बिल्कुल। नवीन जी, पॉलिटिक्स में जब आप आए तो आपको क्या लगा? आपका जो सफर था वो शुरुआत से किस तरह का रहा? आपको क्या क्या चैलेंजेस उस समय सामने आए, आपने फील किए? मेरे लिए राजनीति को, या आपने इसे एंजॉय किया? राजनीति को हमने कवर लंबे समय किया। जब आप लंबे समय तक राजनीति को कवर करते हो, आपकी जान पहचान अच्छी हो जाती है। जान पहचान अच्छी हो जाती है। लेकिन जब आप राजनीति में जाते हो तब आपको जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और मुझे एक समय में ये लगने लगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, गले में वो लोग माला पहनाते थे ना, गले माला यहां तक टंग जाती थी, लगता था हो कितनी माला पहनाएगी। नहीं, बाद में उसका एहसास हुआ ये लोग, आम जनता ना माला पहनाती है लेकिन माला नहीं, उनकी समस्याएं होती हैं। माला में जितनी पंखड़ी उतनी समस्याएं उनकी। वो उसने आपको नेता चुना तो अपनी समस्याएं आपके गले में डाल दी। उस समस्या का समाधान करना है और ये समाधान करना हर आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जब आप समाधान करते हो तो स्वाभाविक तौर पे एक पक्ष को अच्छा नहीं लगता, चाहे वो पक्ष इतना हो और खुश होने वाली तादाद बहुत लंबी हो, लेकिन आप सबको संतुष्ट कर पाओ ये संभव ही नहीं है। आप एंक्रोचमेंट हटाओगे तो बड़ी संख्या में लोगों को अच्छा लगेगा, सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को लगेगा सड़क साफ हो गई, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, चेन स्नैचिंग बंद हो गई, खुला हुआ है सब कुछ है, लूटपाट बंद हो गई, आप अच्छे से सामान खरीद के ला सकते हैं। लेकिन कुछ दुकानदारों को बुरा लगेगा, यार मुझे जो 50 रुपये मिलता था रोज का मिलना बंद हो गया, उसको संतुष्ट नहीं कर पाओगे ना आप। इसी प्रकार से आप जब काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। लेकिन मैंने ये बात सीखी है, हम मोदी जी को बहुत सुनते थे, देखते थे, उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे जब राजनीति में थे, और जब संगठन में आए तब तो करीबी से सुनते थे। वो कहते थे कि भाई निर्णय वो लेने चाहिए जो देश के, राष्ट्र के हित में हो, राज्य के हित में हो। फिर ये नहीं सोचना चाहिए इससे किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। हमारे देश में रहते रहते बहुत सारे निर्णय उन्होंने ऐसे लिए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, हो सकता है जिससे कुछ क्षणिक भर के लिए, कुछ समय के लिए लोगों को दिक्कत होगी, सामान्य वर्ग को दिक्कत होगी, व्यापारी वर्ग को दिक्कत होगी, या बड़े लोगों को दिक्कत होगी, छोटे लोगों को दिक्कत होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो देश को फायदा होगा और आने वाली उनकी पीढ़ियों को भी फायदा होगा। तो राजनीति में जो व्यक्ति या जो संघ ने सिखाया कि राष्ट्र के बारे में सोचेगा वो अच्छा काम करेगा। तो राजनीति ये सही है, बार बार लगातार सीखने की चीज है, हर समय सीखने की चीज है, लेकिन उतनी कठिन भी है, आसान नहीं है, कांटों भरा ताज है। जितनी समस्याएं लोगों ने आपके गले में डाली हैं, जितनी पीछे मंच में बैठे कुछ बड़े नेता होते हैं ना, वो उतनी समस्या तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको ज्यादा माला पड़ गई, अब देख लूंगा मैं इसका। वैसे भी राजनीति में लोग मिलते हैं, तो सब जगह होता है। मतलब आपको लगता है कि जिसने बहुत मेहनत की है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और वो डिजर्व करता है, लेकिन उसे वो चीज मिल नहीं पाई, या उसे वो बूस्टअप नहीं मिल पाया, उसे डाउन कर दिया गया हो, आपको लगता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में? बड़ा कठिन सवाल पूछते हैं आप। मैं आपको ना अच्छा एग्जाम्पल से सुनाता हूँ, अपने से बताता हूँ। मैं बड़े किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं मीडिया में 30 वर्ष रहा ना, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया 2014 के बाद पूर्णकालिक तौर पे। तो पार्टी में पहले प्रवक्ता की जिम्मेदारी रही, तो हम ने प्रवक्ता थे तो दिल्ली में थे, दिल्ली में केंद्र भी है, राष्ट्रीय राजनीति के लोग भी दिल्ली में ही हैं और राज्य के भी हैं। तो लोगों को स्वाभाविक तौर पे कम चांस मिलता है, थोड़ी सी कुंठा भी जाती है, टीवी में अखबार में हमारा नंबर ही नहीं आता, क्या करेंगे। हमने नया जॉनर ढूंढना शुरू किया। हमने उस समय जो छोटे छोटे चैनल होते हैं ना, जिसको आप यूट्यूबर कह देते हैं, या फिर केबल ऑपरेटर वाले छोटे चैनल वो हो गए, या रीजनल चैनल हो गए, हमने उस पर थोड़ा थोड़ा
अच्छी रिसर्च करके उस पर बात करनी शुरू करी, उसके अंदर मजबूती आनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे वायरल होने लगा, लोगों तक पहुंचने लगी बात, संतुष्टि मिलने लगी। उसके बाद जब हम वहां से आगे चले, उस क्षेत्र से आगे चले, तो फिर हमको 2.5 वर्ष में पार्टी को लगा कि भाई अच्छा काम किया, एक बड़े लोगों को जोड़ा, छोटे छोटे हमने छोटे अखबारों को भी जोड़ा, मंझले अखबारों को भी जोड़ा, राष्ट्रीय अखबारों को खबरें भी बनाकर देनी शुरू करी कि भाई सच्चाई ये है। हम उनको आइडिया भी देते थे कि भाई ये देखो, ये सरकार ये कर रही है केजरीवाल की, और हम ये कर रहे हैं, हमारी बात को समझो, और नहीं तो इसी की बात को छाप लो। कई बार ऐसा होता था कि लगी लगाई खबर केजरीवाल हटवा देते थे, अखबारों में पैसा ज्यादा देते थे, लेकिन फिर भी हम प्रयास नहीं छोड़ते थे, लगातार करते रहते थे। वो जो वहां से हटाते थे तो हम सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते थे, कहीं तो बात जाएगी किसी ना किसी तरीके से। तो ये हमने काम किया। उसके बाद हमें पार्टी का मीडिया प्रमुख बनाया, और जब मीडिया प्रमुख बनाया तो प्रदेश का, दिल्ली प्रदेश का, तो हमने केजरीवाल के खिलाफ मैंने एक अभियान चलाना शुरू किया। तो राजनीति में जो ना, आपको लगता है कि हर कोई अच्छा काम करता है, अच्छा से काम करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं 3 डेकेड्स मीडिया में रहने के बाद जब राजनीति के क्षेत्र में आया पूर्णकालिक तौर पे, तो पार्टी ने प्रवक्ता बनाया। प्रवक्ता के बाद कुछ समय बाद में पार्टी का मीडिया हेड हुआ 2.5 साल के बाद। तो हमको लगा कि भाई हमको स्पेस नहीं मिलता, टीवी में नहीं मिलता, अखबारों में नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल छपने नहीं देता था, विज्ञापन बहुत देता था, मजबूरी थी। और टीवी चैनल में, नेशनल टीवी चैनल वालों को बड़े फेस चाहिए होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता चाहिए होता है, तो दिल्ली वालों को, रीजनल वालों को कम महत्व देते हैं। तो हमको लगा कि हम कैसे अपनी बात को रखें, आगे जाना। हमारे पास 17-18 प्रवक्ताओं की भी टीम है, अभी टीम करे क्या दिन भर। तो मैंने उस समय शुरू किया केजरीवाल के खिलाफ, जो हमें टीवी और चैनल, अखबार कहीं मौका नहीं मिलता था, सोशल मीडिया पे डालो। टीवी के केजरीवाल का मैंने वर्क ऑर्डर निकाला, अपने घर में जो स्विमिंग पूल बना रहा था, जो करोड़ों रुपए का सीन है, बाद में सब चैनलों में चला ना, शीश महल, हाँ, उसका वीडियो मैंने बनाया, फिर मैंने डाला वो। फिर मैंने केजरीवाल का मुंडका के अंदर गया मैं, उसने फेक यूनिवर्सिटी, करोड़ों रुपया खर्च किया, उसके अंदर VC अपॉइंट कर दिया, और यूनिवर्सिटी के नाम पे जंगल, कुछ भी नहीं, आज भी वैसे का वैसे ही है केजरीवाल ने जो बनाया। पर उसने जगह जगह, हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, और उसको उसने बाकायदा करोड़ों रुपए के विज्ञापन, होर्डिंग और प्ले कार्ड सब लगा दिए, पूरे देश भर में लगा दी। उस पे उसने 352 करोड़ रुपए खर्च किए, 352 करोड़ रुपए, और 1 रुपए की उसने ईंट तक नहीं लगाई वहां पे, 1 रुपए की ईंट आज भी नहीं लगाई फेक यूनिवर्सिटी में। अच्छा। उस यूनिवर्सिटी को हमने दिखाया तो पता चला लोगों की केजरीवाल क्या कर रहा है। द्वारका के अंदर ये हज हाउस बना रहा है, एक मुस्लिम नहीं रहता वहां, एक आदमी मुस्लिम नहीं है, और सरकारी जमीन स्कूल की, स्कूल ना बना करके ग्राम पंचायत की जमीन पे हज हाउस बना रहा था। इसने हॉस्पिटल बनाए, लेकिन हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन नहीं किया, इक्विपमेंट नहीं रखे, सारे पूरे हॉस्पिटल खाली, उसमें के अंदर 50-60 आदमी रखे हैं, वो फ्री में तनख्वाह ले रहे हैं, वो केजरीवाल का काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उसमें सारे आदमी पंजाब के, दिल्ली का कोई आदमी नहीं, तनख्वाह जा रही है, वो आते नहीं। तो ये सब चीजें मैंने एक्सपोज की। होटल में जाता था, ये 12-12 लाख रुपए का कमरा लेता था केजरीवाल, स्वीट में रहता था। तो इस सब चीजों को जब हमने डॉक्यूमेंट के साथ, दस्तावेज के साथ जनता के सामने रखा, वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होने लगा। उससे हमें लगा कि यार हमारे संगठन के लोग भी देखते थे, सब देखते थे। तो मुझे एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है कि मेरे को एक, मेरे राष्ट्रीय जो हमारे प्रभारी थे वो और संगठन महामंत्री थे, उन सबने बताया कि भाई कल जो है अमित शाह जी ने एक बैठक बुलाई थी, सारे भाजपा के सांसदों को बुलाया, प्रदेश के कुछ नेताओं को बुलाया, प्रभारी, संगठन महामंत्री, सबको बुलाया, और सबको बुलाया कि भाई ये केजरीवाल जो दिन भर झूठ बोलता है, स्कूल के नाम पर झूठ बोलता है, ऐसे ऐसे स्कूल आपने देखे दिल्ली के अंदर कि वहां पे करोड़ों रुपया खर्च हो गया और कुछ बना ही नहीं। मेल और फीमेल 5000 बच्चे पढ़ते हैं, और बैठने के लिए वहां पर स्थान केवल 2000 बच्चों का है। उससे पूछो कि भाई 3000 बच्चे कहाँ बैठते हैं, वो कहता हमारे यहाँ तो आते ही नहीं इतने बच्चे। ये जवाब प्रिंसिपल का। और कोई यूरिनल नहीं है बच्चों के लिए वहां, कैसे फीमेल बच्चे वहां पढ़ती होंगी। तो ये सब चीजें जब एक्सपोज करी हमने, तो उन्होंने इन सबको बुलाया, उन्होंने कहा आप लोग करते क्या हो। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को बोले भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ करी, तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ होगा, बहुत बढ़िया, तो बड़ी अच्छी बात है, अमित शाह जी मेरी तारीफ कर रहे हैं।
तो एक दो दिन बाद पता चला कुछ एमपी ने सांसदों ने गालियां देनी शुरू करी तुम्हारे कारण हमारी क्लास हो गई, हमें डांट पड़ी है, हमें कहा गया कि सब जाइए अपने अपने यहाँ पर जाकर के जो कमियां हैं वो सब दिखाइए, क्या करते हो दिन भर, काम करिए संगठन में रह करके। सब लोगों की डांट पड़ गई। इससे अच्छा तो ये हुआ कि एक मैसेज गया, प्रदेश की मीटिंग में बताया कि ऐसा काम करते हैं, सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन बुरा क्या हुआ कि हमारे ही कुछ लोग हम इंटरनल अपने खिलाफ हो गए कि इसके कारण हमारी शिकायत हो गई, उन्होंने पॉजिटिव नहीं लिया तो हम इसका बैंड बजाएंगे। और यही कारण हुआ जो आपने पहले सवाल किया था जी। उसका उसका यही कारण हुआ कि जब आपने कहा कि जब बात कर रहे थे कि भाई आपको नुपुर शर्मा और हमारे वाले विषय के अंदर कि आपने तो ऐसा क्या बोला जिसके कारण आपको डिसमिस कर दिया, निष्कासित कर दिया। हाँ बिल्कुल, मेरे मन में ये सवाल भी था। हाँ, आपने पूछा था ना मुझसे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमने तो भाई यही सुना है, क्योंकि जो आपका बयान था वो लगभग मिलता जुलता ही था, और कहते कि अपराध की तो सिर्फ एक ही सजा होती है, लेकिन आपको वहां पर निष्कासित कर दिया गया, क्या वजह थी? नहीं, इसमें वही इसी का जवाब इसी में आपको दे रहा हूं मैं। हाँ। कि जब ये घटना हुई तो हमारा कोई नाम नहीं था और हमने ऐसा गलत बोला नहीं, क्योंकि जो मेरा ट्विटर हैंडल पे था, उससे में ट्विटर था बैक्स है, उस पर मेरे खिलाफ लाखों लोगों ने कंप्लेंट करी है कि इसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। ट्विटर को, ट्विटर ने मुझे कई देशों ने मेल भेजा कि हमने 80% आपके खिलाफ, इस ट्वीट के खिलाफ मेल आई है, बट एज पर द जर्मन लॉ हमने इसको वेरीफाई किया, आपने कोई वायलेशन नहीं किया, वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, तो हम आपका अकाउंट हम सस्पेंड या कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मुझे मेल भेजा ऑफिशियली, तो मैंने तो ऐसा कुछ गलत बोला नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग पाल करके बैठे थे कि अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ समय में मौके की तलाश हाँ। हमारे सब दलों के अंदर कुछ लोग आते हैं दूसरी पार्टियों से, हमारे यहाँ भी बहुत से लोग आए जो विभिन्न दलों से आए हुए हैं, कोई कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, XYZ, शिवसेना से, या फिर JDU से, कहीं से भी दूसरे राजनीतिक क्षेत्र में लोग आते जाते रहते हैं। हमारे यहाँ भी आए, हमारे यहाँ में भाजपा को आज भी मेरी पार्टी है इसलिए मैं वही कहता हूँ, तो वो हमारे लिए, हमारे संगठन में भी आए। तो कुछ लोग मानसिकता नहीं छोड़ते, वो विशेषकर कांग्रेस के लोग, वो यहाँ पर सबको इधर उधर दिन भर घुमा फिरा के बातें करते रहते हैं। सोशल मीडिया के नाम पर आते हैं, यदि उसके नाम पर आए कि हम ये करेंगे, ये दिखाया, ये किया, गुस्से में किया, और उसके बाद आकर के स्पेस बना के इधर उधर लोगों की शिकायत करते रहते हैं। किसी को उन्होंने कहा कि अरे भैया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ये तुम्हारा अध्यक्ष को कहा ये अध्यक्ष बन जाएगा, दूसरों का कि सांसद बन जाएगा तो मंत्री बन जाएगा, अरे तुम्हारा दिल्ली के अंदर एक ही मंत्री बनना है, तुम्हारा चांस ही खत्म हो जाएगा। किसी को जाकर के कहा कि अरे भैया ये तो जो है मीडिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, सारे टीवी चैनलों को लंबे समय काम किया और कब्जा करना चाहता है, ये तुम्हारी सीट, तुम्हारी कुर्सी का दावेदार है। ऐसा वो कुछ लोग हैं, उन्होंने किया। मतलब ये कि अच्छा काम आपको ही परेशान कर सकता है कभी, लेकिन हाँ, इसका भी जवाब दूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसने हुआ क्या कि पार्टी ने तो यही कहा था ना सस्पेंड कर दो, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत अधिक आया, लगा कि इंटरनेशनल प्रेशर को शांत करना चाहिए और सस्पेंड करके कुछ समय बाद सस्पेंशन के बारे में सोचा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि सस्पेंशन को लिख दिया निष्कासित अरे लिखवा दिया और ये निकाल करके भेज दिया। उनको लगा वो उसके अंदर कामयाब हो गए, लेकिन वो पार्टी से तो निकाल सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय से आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को निकाल सकते हो क्या? इस देश में कांग्रेस ने कोड की तरह 370 दिया था, धारा 370। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में रहते हुए अमित शाह ने उसको एक क्षण में हटा दिया। पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया और उसको करोड़ों रुपया हर साल देते थे। इस मोदी की सरकार ने बंद कर, जबकि पाकिस्तान हमारे लगातार आतंकवाद की घटनाएं करनी बंद नहीं करी थी, अब बंद हुई हैं, पहले शासन में बंद नहीं करी थी। हमारे देश के अंदर किसान, हमारे देश के अंदर लोग सूखे से मर जाते थे, पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, वो पानी 80% देश का पाकिस्तान को दे रहे थे, जिसने वर्षों की तपस्या लोगों के मन में थी कि राम मंदिर बनेगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता, वो राम मंदिर बनवा दिया। अरे हम लोग अपने खाल का जूता बना करके उनको दे दें तो भी कम है। हम संगठन से निकाला जा सकता है, इनके हमारे दिल से उनको नहीं निकाल सकते ना। हम तो काम वही करेंगे जो करते थे। बिल्कुल। वो लोगों को लगता है कि हम संगठन में आज यहाँ पर तो हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन ये लंबे समय नहीं चलता।
ये कहना कि अच्छा काम बुरा साबित होगा, मैं इसको कभी कतई नहीं मानता हूं। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि भाई जिस व्यक्ति के सबसे अधिक दुश्मन है वो आदमी सबसे अधिक सजग रहता है, वो सबसे अधिक कामयाब होता है, चाहे विद इन पार्टी हो, चाहे आउटसाइड द पार्टी हो, और चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। तो उस समय आपको ये लगा कि आपका जो भी बयान आया उसे बहुत गलत तरीके से लोगों के बीच लाया गया, एक गलत मेरा मैसेज बयान कोई देने गलत की? ही नहीं था वर्षा, कोई गलत ही नहीं था मेरा बयान। मैंने अपने बयान में मेरे देवी देवताओं के बारे में अनर्गल अनाप शनाप बकवास वो लिख रहे थे सोशल मीडिया पे, और मैंने तो उनसे एक सवाल पूछा। जो सवाल मैंने पूछा, कई सारे मुसलमानों ने वो सवाल मक्का मदीना के पीर से पूछा, सोशल मीडिया पे पूछा, और उन्होंने कहा यस इज ट्रू, 100% ट्रू, जो इन्होंने लिखा वो सही लिखा है। तो बताइए मैं गलत कहाँ हूं? आप उस पर अभी भी कायम है? मैंने कोई गलत किया ही नहीं ना। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने किसी के धर्म के बारे में, किसी पंथ के बारे में, किसी के कुछ अनाप शनाप नहीं बोला। मैंने तो बोला नहीं ना, मैंने तो सवाल पूछा, जो मैंने बोला वो सही बोला। लेकिन ऐसा इतना क्या हो गया कि मिडिल ईस्ट के देश भारत में अपने जो राजदूत है उनको तलब करने लगे, और बहुत ज्यादा उस समय विवाद हो गया था कि मिडिल ईस्ट में लोगों को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी समझते नहीं, अरबी जाते अरबी भाषा को जानते हैं। हमारे ट्वीट, जो मेरा ट्वीट था, उस ट्वीट को अरबी में गलत तरीके से ट्रांसलेट करके ISI जैसी संस्थाओं ने वहां पर उसको लोगों तक पहुंचाया, वहां के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े अखबारों में किसी भी तरह से उसको छपवाया, और उस पर उन्होंने फिर रिएक्शन मांगे वहां के नेताओं के। जब रिएक्शन आया तो उसका बवाल हुआ, उस रिएक्शन का एक्शन हुआ, और इसलिए ये घटना हुई। किसी ने उसको उस समय शांति से समझने का प्रयास नहीं किया। मैंने अगर गलत होता तो मेरा वो ट्विटर अकाउंट की ट्विटर था, उसके वो हिम्मत थी कि वो नहीं हटाता, सस्पेंड कर देता। वो इतना तो कर ही सकता था ना, लाखों लोगों के उसने अकाउंट सस्पेंड किए हैं, तो क्यों नहीं किया मेरा? इसका मतलब कि मेरे ट्वीट में कोई गलती नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या है कि ठीक है ये फेस है, कुछ हमारा भी कर्मा होगा ना पिछला, तो आपने उसे एक्सेप्ट जिसका फल मुझे मिला होगा। आपने उसे एक्सेप्ट किया या मैंने आपको उससे लगता है कि नहीं? सीखा। मैंने उससे सीखा कि अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी हो या नहीं हो, तब आप कैसे लड़ेंगे। जब एक कट्टरपंथी लोग आपके और आपके परिवार के पीछे पड़ जाए तो उनको कैसे सेव करेंगे। जब देश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी पूरे विश्व के इकट्ठे होकर के मेरे परिवार के लोगों की हत्या करने की कोशिश करें, तो मुझे उस समय किस मजबूती से किसके साथ रहना है, और मुझे अपने धर्म पर किस प्रकार से अडिग रहना है, सबसे अधिक, क्योंकि सनातन से ज्यादा कोई मजबूत है ही नहीं, न था, ना है, ना होगा, ना भूत हो, ना भविष्य तो कभी भी नहीं होगा। तो उस पर रहते हुए मैं कैसे आगे चलूंगा? अभी भी धमकियां मिलती हैं कि अब ठीक है? धमकियां जिस दिन नहीं मिले उस दिन काम नहीं चलता ना। 2-4 दिन धमकी नहीं मिले तो समझते हैं पता नहीं क्या हो गया, रह गया। मैं कंप्लेंट नहीं करता हूं, लेकिन हाँ मिलती है, मिलने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वही लोग हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को लेकर के हमारे देश के अंदर विमेनेस पैदा कर रहे हैं। वो देश में दंगा कराना चाहते हैं, आपसी भाईचारे के विरुद्ध में जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आप मोदी का विरोध करो, खूब करो, मुद्दों पे करो ना। अब बिना मुद्दे के किस प्रकार का विरोध कर रहे हो? अब मोदी की जगह देश का विरोध कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। देश में अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो मैं दावे से कहता हूं कि आज और वरना आने वाले और 10 साल, 36 तक, 26 तक चला, 36 तक सब लोग कलमा पढ़ रहे होते, ये हालत हो जाती देश की। वो बचा रहा है देश को, विश्व को बचा रहा है। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया, हर त्योहार पर शांति नहीं होती है, कहीं ना कहीं बवाल हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाती है। कौन करता है बताइए मुझे, कौन करता है? पत्थरबाजी की घटना सीखी कहां से, आई कहां से? एक ही वर्ग के लोग क्यों मिलते हैं पत्थरबाजी करने के लिए? दिल्ली के अंदर रामनवमी का जुलूस निकला, पत्थरबाजी हुई, चाकूबाजी हुई। एक कबाड़ी का काम करने वाला अंसार, उस कबाड़ी के काम करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाम को 8 बजे के आसपास उसको गिरफ्तार किया, और सुबह 10 बजे उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील थे जिसे समय लेने के लिए आपको और हमको अपना मकान बेचना पड़ जाए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकील जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको करोड़ों रुपए की फीस इकट्ठी करनी पड़ती है, मकान बेचना पड़ जाए, वो सारे वकील उसके लिए खड़े थे। ये कैसा इकोसिस्टम है? ये कहां से लोग, ये कहां से आते हैं लोग? इनके लोग कैसे खड़े हो जाते हैं वहां पर जाकर के? इतने बड़े बड़े वकील,
सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सुनवाई हो रही है। सुबह सर्वोच्च न्यायालय में सारे मुकदमे छोड़ दिए, एक कबाड़ी के लिए सुनवाई कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय, जिसने खड़े होकर के लोगों को तलवारें मारी, चाकू मारी, वीडियो है, फोटो है, जमानत मिल गई। इस इकोसिस्टम को क्या कहोगे आप? यही तो समस्या है। आज इस देश के अंदर एक वर्ग है, राहुल गांधी एंड सन्स, वो एक युवाओं को, जेनजी को चाहता है किसी प्रकार से विरोध करे। उसको लगता है जेनजी आएगा, विरोध करेगा। ये जो है जैसे नेपाल में हुआ, दूसरे देशों में वो उसकी परिणति यहां पर होगी। ये हिंदुस्तान का है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये जाहिल किस्म के नहीं है। यहाँ के जेनजीज को लेकर आप यहाँ के जेनजी, हिंदुस्तान का जेनजी, पढ़ा लिखा जेनजी, ये सब समझता है। यहाँ राहुल गांधी के लोग निकाल करके जूता मारेंगे, सर के बाल उतार देंगे। ये जेनजी ऐसा है। यहाँ का जेनजी क्या है, वो चाहता है कि देश के बारे में, वो चाहता है कि मेरा देश के अंदर मेरा नाम क्या हो रहा है, मैं विश्व में जाता हूं तो आज मेरे को सम्मान मिलता है। वो जेनजी इस बात को पढ़ा लिखा समझता है कि मेरे लिए, मेरे भविष्य में रोजगार के अवसर कौन तलाश रहा है। वो जानता है कि देशों के अंदर रोड का निर्माण हो रहा है तो मैं कहीं भी कनेक्टिविटी में किसी भी जगह कहीं से कहीं जा सकता हूं, कभी भी जा सकता हूं। मैं पहले अपने घर से दिल्ली से गांव जाने लग जाऊं तो मुझे अब 8 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे लगते हैं। तो आदमी समझता है ना कि आदमी ये देश के लिए कौन कर रहा है, जेनजी के लिए कौन कर रहा है। तो जो ये है ना एक वर्ग, वो वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो देश के अंदर सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है बेचारा, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उसी के कुछ टटपुंजे दूसरे दलों में भी होते हैं, हमारे यहाँ भी है। वो भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होंगे। किसी पद पर ना रह करके भी, किसी जगह ना रह करके भी हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमें बस यही सोचना, यही करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी में दोबारा जुड़ने का मौका मिले तो आपका यस होगा, नो होगा, क्या होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, था, रहूंगा। किसी कारणवश मुझे मालूम, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को कितनी पीड़ा हुई होगी जब मुझे निकाला होगा। अच्छा, जो अमित शाह जी मेरी तारीफ कर रहे थे कुछ दिन पहले, और उनको जब ये निर्णय लेना लिया होगा, उनके मन पे क्या बीतेगी। सोचो ना कि आप एक परिवार के अच्छे बच्चे हो, आपके परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 में एक बच्चा अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, एक बच्चा ठीक ठाक है, वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन उसकी जगह ज्यादा कमाता नहीं है, लेकिन अच्छा है। और अचानक ऐसी सर्कमस्टेंस, ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उस बच्चे को आपको अपने परिवार से अलग करना पड़ जाए, तो आपके दिल पर क्या बीतती होगी। वही मेरे संगठन में, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर बीती है जब मुझे निकाला था। हाँ, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन बताऊंगा ना, जो अब कर रहा हूं इसको और गति से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई फेस जो आपको इंस्पायर करता हो? देखिए, सब्र, शालीनता और कठोर निर्णय लेते हुए राष्ट्र के हित में सोचने के लिए अगर आप फेस देखते हो तो आपको नजर आता है नरेंद्र मोदी का फेस। कोई भी फैसला क्रियान्वित कराना हो और उद्दंड लोगों को सीधा करना हो तो आपको समझ में आता है कि देश के अंदर करना तो अमित शाह का फेस नजर आएगा, कि चाहे वो कश्मीर में 370 हटाना हो, और या फिर जो है सीए या फिर आपको जो है कॉमन सिविल कोड को लागू कराना हो, यूसीसी को लागू करना हो, सीसी। फिर अगर आप सोचते हो, किसी फेस की बात करोगे कि आपको फेस चाहिए ऐसा जिसमें आप कह सको कि मेरा देश का ये मंत्री जिसने मैं यार सब कुछ दे दिया, बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको नजर आता है एकदम, जो नजर आता है। वरना बहुत सारे काम ऐसे भी जो नजर नहीं आते बहुत सारे मंत्रियों के, तो वो नजर आएगा नितिन गडकरी। आप जाएंगे किसी भी रोड पर निकल जाओ, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। रक्षा में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि जो रक्षा, आप किसी डिफेंस के व्यक्ति से पूछिए, वो कहेगा राजनाथ सिंह बहुत बढ़िया, क्योंकि उन्होंने देखो किस प्रकार से सेनाओं के सामानों को मजबूत कर दिया। हम डिपेंड रहते थे दूसरे के ऊपर कि बंदूक तो हमारे पास है, गोली कब आएगी, चलाएं कैसे। आज बंदूक भी हमारे पास है, गोली भी हमारे पास है, हम दूसरे देशों को भी देते हैं, अपने को भी देते हैं। तो ये सब चीजें ना हमारे देश के अंदर इस प्रेजेंट सबसे बड़ी बात होती है लीडरशिप। कप्तान कौन है? जहाज का जो कप्तान है ना, अगर वो मजबूत है तो पीछे सारी नौकाएं ठीक दौड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरव्यू हम एंड की ओर जा रहे हैं, तो आप के मन में कोई ऐसा आंसर है जो मैं नहीं पूछ पाई हूँ आपसे, कोई सवाल ऐसा जो आप कहना चाह रहे हैं? जो आप पूछेंगे मैं तो वही बताऊंगा। लेकिन क्योंकि फिर देखिए आप जी, हाँ, आप जर्नलिस्ट थे, आपने पॉलिटिक्स में आप आए, तो आपको लगता है कि आपका ये फैसला सही था? और जो आगे आने वाले हैं, क्योंकि कोई इंजीनियर है, जो भी अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े, उन्हें आना चाहिए पॉलिटिक्स में? देखिए, फैसला जब आदमी लेता है ना, उसके निर्णय को नहीं जानता है। तो ये कहना है कि जिसने फैसला लिया था वो सही फैसला था, मैं इसको नहीं, इस बात पे नहीं जाता हूं।
मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने कोई फैसला ले लिया तो उसको सही साबित करने की आप में काबिलियत होनी चाहिए। अगर मैंने फैसला ले लिया तो उसको सही कैसे साबित करना है ये मुझे देखना है। और जितनी समस्याएं आएंगी उतना सीखेंगे, उतना मजबूत होंगे। पद पर रह करके हमने कितना काम किया और पद पर रह बिना पद के हम कितना काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है तो भी हम कितना काम कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। और इस मेरा ऐसा थोड़ी मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता रहता है। राष्ट्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता रहता है। ये बात अलग है कि देर और सबेर, कहते हैं क्या है वो एक कहावत है, क्या भगवान के घर में देर है देर नहीं। तो जब प्रभु की कृपा होती है तो कहते हैं क्या, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो छप्पर फाड़ के भी देने वाला है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आप देखो ना, कितने युवाओं को इस देश के अंदर मौका मिला है। आप गुजरात का उप मुख्यमंत्री देखो, सबसे यंग एज के अंदर डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देखो, आप मुख्यमंत्री हैं। आप जो है चाहे कहीं चले जाए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में है, चाहे राजस्थान में है, चाहे हरियाणा में, सब हमारी थर्ड जनरेशन जो है, सेकंड थर्ड जनरेशन स्टेट संभाल रही है, केंद्र संभाल रही है। हमारे देश में भी जेनजीज के हाथों में कमान जा सकती है। वही ये देखिए, परिवार का मुखिया तो बुजुर्ग ही होना चाहिए ना। स्टेटों में तो दिए ही ना, वो जेनजी तो है। निर्णय कौन ले रहा है? आज किरण रिजिजू पार्लियामेंट को संभालते हैं, युवा है ना है आपको। लेकिन विदेश नीति के लिए अगर आपके पास अगर सुलझा हुआ व्यक्ति है तो होना चाहिए। देश का गृह मंत्री अगर सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो भी तो युवा ही है। राहुल गांधी से तो ज्यादा युवा है, वो तो युवा बने घूमते हैं। वो अपने आप को युवा नहीं कहते, लेकिन काम युवा वाले करते हैं। तो इसलिए जेनजी जो है ना, ये हमारा जेनजी, देश का जेनजी जो है वो मोदी के साथ है। और राहुल अपना जेनजी अभी विदेशों में ढूंढ रहे हैं, देशों में तलाश रहे हैं, मिलेगा कहीं नहीं। ठीक है, जल्दी से कुछ क्विक क्वेश्चंस हो जाते हैं सर, आप उनका जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती आपकी? मेरी गलती ये कि मुझे प्रदक्षिणा करने नहीं आई। पॉलिटिक्स या पीस? पॉलिटिक्स या पीस मतलब? पॉलिटिक्स या फिर पीस? आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में पीस नहीं है या उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि नहीं जाना चाहिए। आप जहां चले गए उसको सही करना चाहिए। पावर या प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स। वॉर या डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी। बिगेस्ट विनर? विनर इज ऑलवेज विनर। ओके। बिगेस्ट लूजर? नॉट से बिगेस्ट लूजर। बिगेस्ट का परिभाषा बहुत बड़ी है। बिगेस्ट बहुत विस्तृत वर्ड है, किसको कहां फिट करोगे ये जानना जरूरी है। तो इसलिए बिना जाने मैं उसको कहूं कि बिगेस्ट को उसका आंसर दूं तो वो बहुत गलत होगा। आपको बताना पड़ेगा किस परिप्रेक्ष्य में आप बिगेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वरना कोई भी साँचा निकाल के कहीं फिट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। उसे लर्नर भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे हम सीखते हैं। अगर हमने कुछ खोया है तो उससे हम कुछ पाते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में तो हमको बताना पड़ेगा कि हम किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत बेहतर ढंग से तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी कभी फिर से जुड़ने का मौका मिले तो फिर हम अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ पूरे जेनजी टीम को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छी दिशा में चलें।